बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि डडली हसाम जो कि एक डाकू था, अपने ग्रुप के साथ डकैती के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान मुकाबले में मारा गया। उसकी बेवा ने दरख्वास्त दी जिस पे जुडिशल इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी और ये सिविल जज अहमदपुर शर्किया इसकी इंक्वायरी कर रहे थे। ये 27 दिसंबर 2005 की बात है। मैं मियां इरफानुल्लाह डीएसपी साहब के ऑफिस अहमदपुर शर्किया में मीटिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ बाकी थानों के एसएचओज भी आए हुए थे। मीटिंग से फारिग होने के बाद मैं सिविल जज साहब से मिला जिनके पास हमारी जुडिशल इंक्वायरी थी। अब जुडिशल इंक्वायरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई बंदा, कोई भी शख्स, चाहे मुलजिम हो या चाहे वैसे कोई आदमी हो, पुलिस इनकाउंटर में या पुलिस तशद्दुद में मारा जाता है तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाती है। और ये जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म जो है वो सेशन जज साहब उस ज़िला के देते हैं और किसी सिविल जज को डिप्यूट कर दिया जाता है वो इंक्वायरी करके बताए कि आया ये जो बंदा मारा गया है पुलिस मुकाबले में ये सही है या गलत है। अब होता ये है कि बाज़ पुलिस अफसरान उस पर प्रॉपर दिलचस्पी नहीं लेते और वो इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ हो जाती है और बाद में उन्हें 302 के मुकदमात का सामना करना पड़ता है। मैं सिविल जज साहब से मिला और फिर वापसी के लिए नौशहरा की तरफ रवाना हुआ। फ़िदा जो मेरा मुलाजिम था वो भी हमरा था, क्योंकि नौशहरा में कोई ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं था जहाँ से खाने पीने की अशिया मिल सकें। तो मैंने ये किया कि अहमदपुर शर्किया से बेकरी से कुछ सामान, ब्रेड वगैरह और इस टाइप की जो खाने पीने की अशिया है वो ले लेता ताकि कोई मेहमान भी आ जाए नौशहरा में तो उसे खिलाया पिलाया जा सके। अब फ़िदा पीछे गाड़ी में था, मेरा गनमैन सलीम भी उसके साथ था और हम लोग वापस नौशहरा के लिए रवाना हो गए। अहमदपुर शर्किया से नौशहरा जाने के लिए मैं अक्सर कोटला मूसे खां वाला रास्ता अख्तियार करता था और उसके बाद फिर नहर की एक पटड़ी है जिस पे टूटी फूटी रोड है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो सियासतदानों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उस वक्त भी वही कंडीशन थी और सुना है आज भी वही कंडीशन है, सड़क उसी तरह टूटी हुई है। अभी मैं उस सड़क पर रवाना हुआ ही था कि मुझे कॉल आई मेरे मुहर्रिर थाना की और उसने कहा जी कि मेराज एएसआई जो चौकी इंचार्ज है हथेजी का वो आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है मोबाइल पे, तो आप उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे या सिग्नल्स नहीं हैं जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं मिल रही। ये उस वक्त क्योंकि नया नया मोबाइल फ़ोन था उस इलाके में, हथेजी और नौशहरा के इलाके में सर्विस शुरू हुई थी और कई जगहों पे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते थे। एक जगह जहां मोबाइल्स के सिग्नल आए मैं रुका और फिर मैंने मिराज एएसआई से बात की। मिराज ने मुझे बताया कि मुहर्रिर चौकी जो है उसको एक अननोन नंबर से फ़ोन आया है, क्योंकि चौकी का जो फ़ोन था लाइन फ़ोन था, लाइन नंबर था वो, उस पर CLI नहीं थी जिस पे नंबर देखा जा सकता हो। अब उसने ये कहा कि किसी आदमी की कॉल आई है कि बेड़लंगा जो है ये दरियाए सतलुज को क्रॉस करके ये दरियाई बेड़ का इलाका था जो कि थाना नौशहरा जदीद में आता था और उसके बाद फिर जलालपुर पीर वाला शुरू हो जाता है। मिराज ने मुझे बताया कि वहाँ 3 या 4 लोग हैं जिनके पास कलाशिनकोफ हैं और वो वहाँ बैठे जो भी शख्स वहाँ से गुजरता है उससे वो कुछ नकदी या जो चीज़ मिलती है, मोबाइल फ़ोन है, वो छीन रहे हैं। अब मिराज ने मुझसे इजाज़त चाही कि वो बेड़लंगा जाना चाह रहा है। मैंने मिराज को रोका, मैंने कहा यार मैंने भी वो इलाका नहीं देखा कच्चे का, तो मैं भी इसी बहाने वो इलाका भी देख लेता हूँ, चल के देखते हैं कि कोई वहाँ क्या कर रहा है। अब मैंने ड्राइवर को कहा कि वो गाड़ी मोड़े और कोटला मूसे खां से फिर हम नौशहरा थाने की तरफ नहीं गए बल्कि हम हथेजी चौकी की तरफ रवाना हो गए। मिराज ने मुझे ये भी कहा था कि वो डाढ़ा वाले पतन पे जाके खड़ा होगा जहाँ से पानी का बहाव कम है दरिया सतलुज का और वहाँ से जो कश्ती है उसके ज़रिए दरिया पार किया जाता है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा जी कि मैं वहाँ आपका इंतज़ार करता हूँ डाढ़ा वाले पतन पे, तो आप उधर ही आ जाएं। तकरीबन 30-35 मिनट बाद मैं चौकी हथेजी क्रॉस करता हुआ डाढ़ा वाला पतन पे पहुंच गया। वहाँ मिराज मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके पास सिर्फ 3 कांस्टेबलान थे जिनमें 2 के पास
G3 थी और मिराज के पास कलाशनकोव थी। मैं हर वक्त अपनी कलाशन अपने साथ रखता था और उसके साथ 5 मैगज़ीनें कम से कम मेरे बंडोरियल में। बंडोरियल का मतलब है वो एक थैला सा होता है जो कोई भी अफसर या जवान पहनता है, जिसमें काफ़ी मैगज़ीन्स आ जाती हैं, क्योंकि कलाशनकोव के साथ तो एक मैगज़ीन लगती है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मैगज़ीन्स हैं उसके साथ वो आपको फ़ायदा देती हैं कि अगर वो राउंड ख़त्म होते हैं, गोलियां ख़त्म होती हैं, तो फिर आप उन मैगज़ीन्स को यूज़ कर सकते हो। अब हुआ कुछ यूँ कि जी मिराज ने वहाँ से 2 लोगों से मोटरसाइकिलें ले ली। गाड़ी उसने अपनी जो सरकारी थी चौकी की वो वहाँ खड़ी कर दी। अलबत्ता जो मेरी सरकारी गाड़ी थी, वो जो डाला होता है, उसको उसने कश्ती पे रखा, अपने मोटरसाइकिल भी उसमें रखे, और इस तरह हम कश्ती में सवार हुए और पतन डाढ़ा वाला से दरिया सतलुज हमने क्रॉस किया और दूसरी जानिब पहुँच गए। अब तरतीब कुछ इस तरह बनाई गई कि मैं अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा, मेरे साथ चाचा अब्बास था जो बड़ा दिलेर कांस्टेबल था, उसको मैंने ओपी खड़ा किया। आपने देखा होगा कि हर सरकारी गाड़ी में ऊपर एक छत खुली होती है। उस छत का मतलब ये होता है कि जब भी कहीं आप ऐसी जगह पे जाएं जहां दुश्मन के हमले का ख़तरा होता है, तो वहाँ एक ओपी खड़ा किया जाता है और वो शख्स वहाँ से ऊपर खड़ा होके, क्योंकि उसकी नज़र दूर तक जाती है, वो खड़ा होके वहाँ से देखता रहता है कि कोई उसकी तरफ आ तो नहीं रहा या किसी की मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि ख़तरा ये था कि वहाँ डाकू छुपे हुए हैं, तो वहाँ पे फायरिंग भी कर सकते थे। इस तरह मैंने चाचे अब्बास को ओपी खड़ा किया और सलीम जो था वो मेरे साथ गाड़ी में पिछली जानिब था और मेरा मुलाजिम फ़िदा भी मेरी जो सरकारी गाड़ी थी उसमें बैठा हुआ था। मिराज मोटरसाइकिल पे बैठ गया, उसके साथी जो 3 कांस्टेबलान थे वो भी मोटरसाइकिल पे बैठ गए और इस तरह मेरी गाड़ी चलना शुरू हुई बेड़ लगा की तरफ, और मिराज हमसे आगे मोटरसाइकिल पे जा रहा था। ये शाम तकरीबन 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होगा जब हमने दरिया क्रॉस किया और दूसरी जानिब चले गए। थोड़ी देर बाद हम मुबारक लंगा के डेरे पर पहुंच गए। मुबारक लंगा के डेरे पे कोई भी मौजूद नहीं था। कपास उन दिनों ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा गंदम की काश्त के लिए ज़मीन हमवार कर दी गई थी। हर तरफ चटियल मैदान था। थोड़ी देर इंतज़ार किया, जब मुबारक लगा के डेरे पे कोई नहीं आया तो मिराज ने मुझे कहा, सर हो सकता है ये गलत इतला हो, हम क्यों ना ये शामा डैड है उसके घर की तरफ चक्कर लगा लेते हैं। अब मैं आपको शामा डैड के बारे में बताता हूँ। शामा डैड जो था वो बस्ता अलिफ का बदमाश था, थाना नौशहरा जदीद का, और उसके ख़िलाफ़ कम से कम 150 मुकदमात जो थे वो सरका मवेशी और नकबजनी के थे। ये बस्ती डाढ़ा जो है, इसके मोस्टली लोग जो हैं ये क्रिमिनल हैं और उनका जो ज़रिया माश है वो भी सरका मवेशी और इस टाइप की चोरी चकारी करना है। मिराज आगे आगे चल रहा था और हम जो है वो शामा डैड के घर पहुंच गए, ये बस्ती डाढ़ा में। तो शामा डैड अपने घर पे मौजूद था। 60 साल की उम्र होगी शामा डैड की, लेकिन वो चुस्त व चलाक था और काफ़ी सेहतमंद लगता था। मिराज ने शामा डैड को गाड़ी में बिठा लिया कि उससे पूछ कुछ करेंगे वैसे, क्योंकि वो बस्ता अलिफ का बदमाश था तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। अब शामा डैड को भी मेरी गाड़ी में पीछे बिठा दिया गया और सलीम जो मेरा था गनमैन, अब वो मिराज के साथ चला गया। अब वो 2 मोटरसाइकिलों पे 3 लोग बैठ गए थे और मिराज हमारी गाड़ी के आगे आगे था। अब उसी तरह ओपी जो है दोबारा उसको खड़ा किया हुआ था अब्बास को, और फ़िदा जो मेरा मुलाजिम था वो गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। वापसी पे हमारा प्रोग्राम ये बना कि हम डाढ़ा वाले पतन से नहीं जाते क्योंकि वहाँ कश्ती मौजूद नहीं होगी और रात को वहाँ कश्ती लेके कोई भी नहीं खड़ा होता। ये सारे लोग जो वहाँ के होते हैं मलाह, वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो मिराज ने ये भी कहा कि सर वापसी का रास्ता ये ख़तरनाक है, तो हम जलालपुर पीरवाला और फिर लोधरा से होते हुए बरास्ता भावलपुर और मुबारकपुर हम चले जाएंगे नौशहरा जदीद, और वहाँ से मैं हतेजी चला जाऊँगा, आप थाने पे रह जाइएगा। अभी हम वापसी के लिए रवाना ही हुए थे कि मुहर्रिर चौकी हतेजी का दोबारा मिराज को फ़ोन आ गया। अब मुहर्रिर ये बता रहा था कि जी उसी बंदे की कॉल है जिसने पहले कॉल की थी। उसने कहा जी कि अभी तक तो आपकी पुलिस आई नहीं, वहाँ तो डाकू जो हैं उसी तरह बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं। मुहर्रिर ने उसे कहा कि नहीं जी, SHO साहब और इंचार्ज चौकी तो बेड़ लगा गए हुए हैं आपकी तरफ,
ये बात सुनते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब मुहर्रिर ने कहा कि जी जब मैंने दोबारा उसको कॉल की उस शख्स को, तो उसका फ़ोन पावर्ड ऑफ जा रहा था। अब समझ नहीं आ रही थी क्योंकि CLI तो थी नहीं उस वक्त, मैंने पहले भी बताया आपको, तो मुहर्रिर नंबर तो देख नहीं सका था। अब मैंने मिराज को कहा कि मिराज एक चक्कर हम फिर लगाते हैं बेट लगा का, और उसी एरिया का, हो सकता है वहाँ डाकू बैठे हों और उनसे मुकाबला हो जाए, तो अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि वहाँ वारदातें जो बढ़ना शुरू हो गई थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम दोबारा बेट लगा की तरफ रवाना हुए और रास्ते में ही पड़ता था मुबारक लंगा का डेरा। अब हमने डेरा क्रॉस किया और डेरा क्रॉस करने के बाद साथ ही दरिया सतलुज का बंद था, और जैसे ही बंद क्रॉस करके, अब सूरत हाल ये थी कि मिराज मुझसे काफ़ी आगे जा चुका था मोटरसाइकिल पे, वो 5 मुलाजिम थे, वो मोटरसाइकिलों पे आगे चले गए, मैं बड़े आराम से मज़े से अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और मैसेजिंग कर रहा था। मेरे साथ मेरी क्लाशन पड़ी हुई थी, मेरे साथ जो नासिर था ड्राइवर, वो साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और पिछली जानिब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़िदा और शामा डैड वहाँ बैठे हुए थे। अब सूरत हाल ये थी वहाँ की कि कपास की फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और गंदम की काश्त होनी थी, बिल्कुल चटियल मैदान था और कहीं से ना कोई ओट थी और ना ही छुपने की जगह। जैसे मेरी गाड़ी ने बंद क्रॉस किया और हम थोड़े फासले पर गए, तो एकदम लेफ़्ट साइड से बन की तरफ से एक ब्रस्ट लगा क्लाशनकोफ का। मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त मगरिब होने वाली थी, बल्कि मगरिब हो चुकी थी, हल्का हल्का उजाला था। मैंने फौरी तौर पर नासिर ड्राइवर को धक्का दिया क्योंकि गाड़ी रुक चुकी थी। नासिर अपनी ड्राइविंग सीट से बाहर की तरफ चला गया। फायरिंग शुरू हो चुकी थी लेफ्ट साइड से हमारे, और फिदा और शामा डैड भी उतर के नीचे आ गए थे। मैंने नासिर को कहा कि वो मेरी क्लाशनकोफ गाड़ी से उठाए। अब हम ओट में छुपे हुए थे। सूरत हाल ये थी कि सिर्फ हमारी गाड़ी हमारी ओट थी, उसके अलावा करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें हम छुप के फायरिंग करते या अपनी जान बचाने के लिए ओट लेते। चाचा अब्बास उसी तरह ओपी खड़ा हुआ था और उसने बन की तरफ गन का रुख किया अपनी, उसके पास G3 थी और एक उसने ब्रस्ट मारा। अब उस ब्रस्ट की वजह से ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई। जो नासिर था मेरे साथ बैठा हुआ ड्राइवर, वो इतनी देर में जाके मेरी क्लाशनकोफ उठा के ले आया जो लेफ़्ट साइड पे थी मेरी, जहाँ मैं सीट पे बैठा हुआ था। जब वो लेके क्लाशन बाहर आया और मैंने क्लाशनकोफ को चेक किया तो उसमें सिर्फ एक मैगज़ीन थी। अब मुझे याद आया कि मेरी क्लाशनकोफ की जो मैगज़ीन्स हैं वो तो सलीम के पास रह गई, क्योंकि मेरा जो बंडोरियल है वो सलीम ने पहना हुआ था। सलीम के पास अपनी एक ही क्लाशनकोफ थी और एक ही मैगज़ीन। या मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे जो ये गनमैन हजरात हैं जो हमारे साथ होते हैं अक्सर पुलिस मुलाजमीन के साथ, ये ज़्यादा मैगज़ीनें रखना बड़ी हद तक समझते हैं, हमेशा इसी बात का ये नुकसान भी उठाते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि सलीम ये मैगज़ीन जो बंडोरियल है ये गाड़ी के पिछली साइड पर रख के गया हो। फायरिंग दोबारा शुरू हो गई। इतनी देर में मैंने फ़िदा को कहा, फ़िदा जाके देखो कि मैगज़ीन वहाँ पड़ी तो नहीं है जो बंडोरियल है। फ़िदा गया। अब गोलियाँ चलनी शुरू हो गई दूसरी जानिब से, और जो सारी गोलियाँ वो गाड़ी में लग रही थी, और मेरा मुलाजिम फ़िदा गोली की बौछार में गया और उसने वहाँ जाके अंदर देखा और अंदर से आवाज़ दी कि खान साहब यहाँ तो कोई बंडोरियल नहीं है और ना ही मैगज़ीन है। उस दिन मुझे ख्याल आया कि अपना मुलाजिम जो होता है और वफ़ादार मुलाजिम वो किस तरह एक्ट करता है। अगर कोई दूसरा होता तो शायद वो अपनी जान बचा के भाग जाता। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि एक ही मैगज़ीन के साथ लड़ा जाए। जब मैंने चाचे अब्बास से पूछा कि उसके पास कितनी गोलियां और कितनी मैगज़ीन्स हैं, तो उसने कहा मेरे पास भी एक मैगज़ीन है। अब सूरत हाल ये थी कि मेरे पास एक मैगज़ीन और 28 गोलियां थीं, और चाचे अब्बास के पास टोटल 20 गोलियां थीं, जो G3 की मैगज़ीन क्योंकि छोटी होती है उसी में लगी हुई थी। मैंने चाचे अब्बास को कहा कि अब्बास अब एक एक सिंगल राउंड फायर करना है, और मैंने भी ब्रस्ट मारने की कोशिश नहीं की और अपनी जो क्लाशनकोफ है उसको सिंगल पे किया, और हमने जो दुश्मन थे हमारी तरफ बंद की तरफ से फायर कर रहे थे उन पर सिंगल फायर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अब्बास जो है जो ऊपर खड़ा हुआ था, जब गोलियों की शिद्दत ज़्यादा हुई तो वो भी उतरकर अगले बोनेट की जानिब आ गया। अब ये सूरत हाल थी कि अब्बास जो है अगली बोनेट पे खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था, और मैं गाड़ी के पिछले टायर के पास बैठकर
नासिर मेरे साथ था और हम लोग सिंगल फायर कर रहे थे और मेरे पीछे फिदा बैठा हुआ था। जो ही मैंने कलाशनकोव का सिंगल फायर किया तो मुझे पता चला कि फायर नहीं हो रहा। अब मैंने चेक किया तो पता चला कि जो मैगज़ीन है उसका स्प्रिंग ख़राब है। होता ये है कि थानों में अक्सर या हमारे जो गनमैन हैं वो कलाशनकोव की सफाई नहीं करते और इसी तरह मैगज़ीन्स को चेक नहीं किया जाता। काफ़ी अर्सा तक मैगज़ीन्स में गोलियां भरी रहती हैं और उसका स्प्रिंग ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने अपनी मैगज़ीन नासिर ड्राइवर को दे दी और उसे कहा कि यार तू मुझे एक एक गोली निकाल के दे और मैं कलाशनकोव में डाल के बुलेट मार के उसके बाद फायर करूँगा। सूरत हाल बड़ी संगीन थी। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मौत का खौफ क्या होता है और एक ठंडी सी लहर जो है वो मेरी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। फायरिंग जारी थी और एक शख्स वहाँ से बार बार गालियाँ भी निकालता था और तेज़ी से हमारी तरफ आता था। गाड़ी की लाइट्स जल रही थी और वो नज़र आता था शख्स जो बन की तरफ से हमारी तरफ आता है और जैसे ही भी आता चाचा अब्बास एक सिंगल फायर करता और शख्स को निशाना बांध के G3 के साथ और फिर वो वापस चला जाता। मेराज अपने मुलाजमीन के साथ काफ़ी आगे जा चुका था। अब कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। मैंने कोशिश की कि वायरलेस पे कोई इतला दी जा सके, लेकिन बहुत मुश्किल था इस दरियाई इलाके में कि मदद फौरी तौर पर पहुँचे और मौत हमें अब साफ नज़र आ रही थी।